Hello everyone, this is chapter 1 of class 9th, Matter in Our Surroundings. Now, what is matter? Matter is anything that occupies space and have mass, that is have both mass and volume. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मैटर तब कह सकते हैं जब उसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो. लाइक दिस पेन, इसका कुछ ना कुछ मास है और ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ऐसे ही ये स्केल है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. जैसे चेयर, टेबल, ह्यूमंस, एयर, वाटर सब मैटर है. अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स, कुछ एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स के हिसाब से लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को उन्होंने बताया कि वो पंच तत्व से मिलकर बनी हुई होती हैं, लाइक एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. फिर बाद में कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि मैटर जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होता है. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो अपीयरेंस बेस्ड होती हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस. हम देख के बता सकते हैं कि ये चीज़ सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मेनली इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है मैटर का, उनकी कंपोजिशन क्या है, उस पर बेस्ड होती है, लाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स. इस चैप्टर में हम फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे. मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है और जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी शेप, साइज़ और नेचर के हो सकते हैं और ये मैटर टू मैटर डिफ़र करता है. अब नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है. पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर. हम एक बीकर लेते हैं जिसके अंदर पानी होता है और उसके अंदर शुगर मिलाते हैं, तो जो शुगर है वो उसके अंदर मिल भी जाती है और पानी का लेवल भी राइज नहीं होता. इसका मतलब क्या है कि जो पानी है उसके अंदर छोटे छोटे स्पेसेस है जिसके अंदर वो चीनी घुल भी गई और पानी का लेवल भी राइज नहीं हुआ. इसका मतलब है कि मैटर के अंदर स्पेस भी होता है और जो एक मैटर है वो दूसरे मैटर के स्पेसेस के अंदर मिक्स हो जाता है. प्रॉपर्टीज़. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी. इट मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. जैसे अगर हम पूजा करते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं तो जो अगरबत्ती की स्मेल है वो हम पूरे घर में फील कर सकते हैं. इसका मतलब है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मतलब उनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर. दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस. से हम किसी बीकर में चीनी को मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन हम जब उसी कंटेनर को हीट करें तो फिर वो जो उसमें चीनी होती है वो जल्दी मिक्स हो जाती है. इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है वो राइज करने से जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की वो बढ़ जाती है और इंटरमिक्सिंग ईजी हो जाती है. Now, what is diffusion? Diffusion is intermixing of particles of two different types of matter on their own. डिफ्यूजन क्या है, जैसे दो टाइप के मैटर हैं उनके पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना खुद से ही बिना किसी हीट वगैरह के, तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि वैरी करती है वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. इसका एग्जांपल हम जैसे कोई चार दोस्त हैं, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है तो हम उनकी दोस्ती को जल्दी से तोड़ नहीं सकते. ऐसे कोई रोड है,
रॉड है आयरन की, तो हम उसको जल्दी से नहीं तोड़ सकते क्योंकि उसके पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे ही अगर हम किसी चॉक का एग्जांपल लें तो हम चॉक को इजीली तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो चॉक है उसमें बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड आगे हम 4th और 5th स्टेट के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये 3 पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जैसे हमने देख भी रखा है सॉलिड चीज़ों को, उनकी डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अब जैसे कोई टेबल है, चेयर है, हम उनको कंप्रेस थोड़ा ना कर सकते हैं। जैसे कोई रबर बैंड है, हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो उसको जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो अपनी शेप वापस रिगेन कर लेता है। तो जो सॉलिड्स हैं वो अपनी शेप रिगेन कर लेते हैं वापस से जब उनके ऊपर से आउटसाइड फोर्स हट जाती है। ये रिजिड होते हैं, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इनमें काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होती है और इनकी डेंसिटी हाई होती है। अब हम लिक्विड की बात करें तो उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ये फ्लूइडिटी शो करते हैं, मतलब ये फ्लो कर सकते हैं। ये पॉजेस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, मतलब जैसे अगर हम पानी में शुगर मिलाते हैं तो मिल जाती है, तो अपने आप से मिलती है, वो डिफ्यूजन। इनकी खुद की तो कोई शेप नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें किसी कंटेनर में डालते हैं या किसी भी शेप के कंटेनर में तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं। जैसे डिफ्यूजन का एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे लिक्विड सॉलिड शुगर को हम जब लिक्विड में मिक्स करते हैं, अब लिक्विड में जैसे गैस भी मिक्स होती है, जैसे पानी में ऑक्सीजन होती है जिसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये डिफ्यूजन का ही एग्जांपल है। लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है सॉलिड्स से, काइनेटिक एनर्जी भी इनमें ज़्यादा होती है सॉलिड्स से, क्योंकि इसमें इतनी टाइटली पैक्ड नहीं होते पार्टिकल्स और डेंसिटी मॉडरेट होती है। जो गैसेस होती हैं उनकी कोई ना डेफिनेट शेप होती है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक स्प्रेड होते हैं। ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है। ये एक दूसरे में मिक्स भी इसलिए बहुत फास्ट हो जाती हैं क्योंकि इनके बीच में बहुत स्पेस होता है। इनमें क्योंकि ये बहुत फार स्पेस्ड होते हैं पार्टिकल्स, इसलिए इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी भी इसलिए बहुत ज़्यादा होती है और डेंसिटी बहुत कम होती है। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में, लिक्विड्स और गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर तक प्लेस्ड होते हैं, इसलिए इनमें ये दोनों लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लूइडिटी शो करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैटर की जो स्टेट है वो कैसे चेंज होती है। जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं हीट देके, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, मैटर की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो एनर्जी हमने दी, जो हीट हमने दी, उससे क्या होता है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो वीक होना शुरू हो जाता है और वीक होते होते वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं तो जो सॉलिड है वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट? वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर देता है टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है कि पार्टिकल्स के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में। अब जैसे एक आइस क्यूब है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको हमने हीट प्रोवाइड की तो ये कन्वर्ट हो गया आइस क्यूब में 0 डिग्री सेल्सियस पे।
इसको और हीट प्रोवाइड की तो ये कन्वर्ट हो गया वाटर में जिसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें ये देखना है कि टेम्परेचर सेम है लेकिन स्टेट चेंज हो गई, ये कैसे। तो इसमें क्या हुआ, जो हीट है, जो हमने हीट दी थी वो यूज़ हुई, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है आइस में उसे ओवरकम करने में, ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो सके। तो इसलिए टेम्परेचर सेम रहा लेकिन जो हीट थी वो यूज़ हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में, जिससे वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब हम उस वाटर को फिर से हीट देंगे तो वो बन जाएगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर अब 100 डिग्री सेल्सियस पे है। फिर अब हम उसे फिर से हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो गई। तो यहाँ पे भी जो स्टेट चेंज हुई है, टेम्परेचर सेम रहा है, उसका रीज़न यही है कि जो हमने हीट प्रोवाइड की वाटर को वो यूज़ हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में, ताकि स्टेट चेंज हो सके। तो जो ये हीट हम दे रहे हैं वो टेम्परेचर को तो नहीं बढ़ा रही, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में मदद कर रही है। तो जो ये हम हीट दे रहे हैं, जो इस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट और हिडन हीट। अब इसी प्रोसेस को हम एक बार रीड करते हैं। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स. These heats get used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered as it gets hidden into the contents of the beaker and is called latent heat. Now, what is latent heat of fusion? Amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. मतलब 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस समय ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के एट 0 डिग्री सेल्सियस, उनकी एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फेनोमेनन है, मतलब जो लिक्विड में जो बल्क है वाटर का, उसमें से कुछ पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर वाटर के लिए टेम्परेचर 373 केल्विन है और 100 डिग्री सेल्सियस हम बोल सकते हैं। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट दिस टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हमने जैसे पहले देखा था, आइस 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस में उसके पास ज़्यादा एनर्जी है हीट की फॉर्म में। ऐसे ही वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे और जो वाटर वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस में, इस केस में जो वाटर वेपर है 100 डिग्री सेल्सियस में उसकी एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Now, what is sublimation? Direct change of solid to gaseous state is called sublimation. इसका एग्जाम्पल है नैप्थलीन बॉल्स। जो नैप्थलीन बॉल्स हम यूज़ करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते, लेकिन कुछ दिनों बाद जब हम देखते हैं तो वो वहाँ पे नहीं होती, वो सब्लिमेट हो जाती है, वो वेपराइज हो जाती है गैस की फॉर्म में। Now, what is deposition? Direct change of gas to solids is called deposition. इसका एग्जाम्पल है ड्राई आइस। Now, effect of change of pressure. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gas. जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है। ऐसे ही एग्जाम्पल है सॉलिड CO2 का, जो कि एक डिपोजिशन का एग्जाम्पल है।
Solid CO2 is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid states. That's why solid CO2 is also known as dry ice, and this dry ice is an example of deposition. यहाँ हमने देखा कि कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाते हैं. ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करता है ओनली ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर. ये सब कुछ हो पाता है प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से. अब लिक्विड सॉलिडिफिकेशन के बाद बन जाता है सॉलिड, लेकिन जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन. लिक्विड वेपराइज होके गैस की फॉर्म में बन जाता है और उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन. जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन. जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन, और सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन. नाउ व्हाट इज़ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिनन है. इसमें जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होती है और वो अपने आप को अलग कर लेते हैं बाकी पार्टिकल्स से जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और उनको छोड़ के वेपराइज हो जाते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन. तो चलो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. In liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. The phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. In this evaporation, it is important कि this process takes place below temperature below its boiling point. Evaporation is a surface phenomenon. अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है. तो फर्स्ट है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. जब जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. इसका एग्जांपल ये है कि जब हम कपड़ों को स्प्रेड करके सुखाते हैं तो वो जल्दी से सूख जाते हैं क्योंकि स्प्रेड करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाता है. लेकिन जब हम उन कपड़ों को बिना स्प्रेड किए ऐसे ही डाल देते हैं तो वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं हो पाता पानी और वो गीले ही रह जाते हैं. सेकंड पॉइंट इज़ इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है. तो मोर काइनेटिक एनर्जी होगी तो मोर इवेपोरेशन होगा. इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी. जैसे हम देखते हैं कि जिस दिन बारिश वाला मौसम होता है तो पहले ही एयर में इतना मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर ज़्यादा है एयर में तो वो जो एयर है वो एबल ही नहीं है कि वो और वेपर्स या मतलब और मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके. तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है. इंक्रीज इन विंड स्पीड. द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड. विंड स्पीड हाई होती है तो इवेपोरेशन रेट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि विंड स्पीड के साथ जो वाटर वेपर्स होते हैं एक एरिया के वो आगे चले जाते हैं जिसकी वजह से उस एरिया में वाटर वेपर की कमी हो जाती है और इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है. जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग इफ़ेक्ट शो करता है. जैसे कोई ओपन वेसल है उसके अंदर पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है तो जैसे जैसे जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं उनको हीट मिलती है तो वो इवेपोरेट होते हैं. अब ये हीट वो लोग लेते हैं अपने सराउंडिंग के पार्टिकल्स से और जब सराउंडिंग्स के पार्टिकल्स से हीट लेंगे तो जो वो सराउंडिंग के पार्टिकल्स है वो कूल हो जाएंगे. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक सराउंडिंग्स कोल्ड. एग्जाम्पल है नेल पॉलिश रिमूवर. अब जब हम नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं तो जो पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम पाम. जो पार्टिकल्स होते हैं नेल पॉलिश रिमूवर के वो एनर्जी ले लेते हैं पाम से और इवेपोरेट हो जाते हैं. लेकिन जिससे पाम से जब एनर्जी लेते हैं तो पाम को कूल कर देते हैं.
सेकंड एग्जांपल ही इस जब हम हमारे गर्मियों में छत गर्म हो रही होती है तो हम उस पर पानी स्प्रिंकल कर देते हैं, तो जो पानी है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है छत से और इवेपोरेट हो जाता है और जो छत है उसको कूल कर देता है। गर्मियों में लोग कॉटन के कपड़े ज़्यादा प्रीफर करते हैं पहनना, क्योंकि जो कॉटन है वो हमारी जो स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको एक्सपोज कर देता है एटमॉस्फेयर को फॉर इजी इवेपोरेशन, ताकि हमारी बॉडी कूल रह सके। जब हम किसी ठंडी पानी की बोतल को बाहर रखते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं कि उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो कहाँ से आती हैं। तो जो उस बॉटल के सराउंडिंग में जो वाटर वेपर्स हैं वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं और बॉटल्स के कांटेक्ट में आने पे और वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और रीड करते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर बिकॉज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर loses energy and gets converted into liquid state which we see as water droplets. There are total 5 states of matter: solid, liquid, gas, जिनके बारे में हम पढ़ चुके। अब now fourth state of matter, that is plasma. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब जो हैं उनमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है उसमें हीलियम गैस प्रेजेंट होती है, नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस प्रेजेंट होती है। हम इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करते हैं बल्ब या ट्यूब से, तो जो उसके अंदर गैस प्रेजेंट होती है वो आयनाइज हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर प्लाज्मा है वो ग्लो करता है, जिससे हमें ट्यूब और बल्ब ग्लोइंग शो होती है। The sun and stars glow because of plasma in it. The plasma is created in stars because of very high temperature. Now, fifth state of matter is Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate is formed by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air. 100,000 the density of normal air टू सुपर लो टेम्परेचर्स, तो हमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिलती है।